ये बिना हुए नहीं है। हाँ चलिए, शुरू करते हैं बेटा। तो हम पढ़ चुके हैं आओ मिलकर बचाएं, कवियत्री निर्मला पुतुल की यह रचना, जो आदिवासी क्षेत्र और उससे संबंधित जगहों, तालाबों, नदियों, जंगलों, पहाड़ों और वहाँ के लोगों से संबंधित है। वो चाहती हैं कि ये जो क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनको बचाया जाए। तो इसलिए आह्वान करती हैं कि हमें मिलकर के बचाना चाहिए, जिसमें झारखंडीपन हो भाषा में, चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग हो, हमारे घर और गांव हो, जंगल हो, तीर हो, धनुष हो, कुल्हाड़ी हो, पेड़ पौधे हों, जो इन सारी चीजों को वो बचाने की बात कर रही हैं। क्योंकि उनका मानना है कि पूरा का पूरा जो गांव है वह एक हंडिया में समाने जा रहा है शहरीकरण की वजह से। तो शहरीकरण के कारण जो है, हम कुछ निश्चित क्षेत्र में सिमट जाते हैं, और इसका परिणाम होता है कि हमारे घर, हमारे जंगल, हमारे जानवर धीरे धीरे सब बर्बाद हो जाते हैं। और इनकी वजह से ही कहीं न कहीं हमारे पहाड़ सूने हो जाते हैं, खंडहर हो जाते हैं एक तरीके से, नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, उनमें स्वच्छ जल नहीं बचता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से वो चिंता व्यक्त करती हैं और उनको बचाने की बात करती हैं। जाहिर सी बात है, आज हम देखें अगर, तो शहरीकरण की भेंट चढ़ चुकी हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारे पहाड़, और इससे भी बड़ी बात हमारी अपनी लोक संस्कृति, ये सब शहरीकरण की भेंट चढ़ गए हैं। नहीं तो हमारे भारत में क्या, लगभग दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर लोक संस्कृति न हो। बस उनके तरीके अलग होते हैं। और ये लोक संस्कृतियां, जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये तीर धनुष चला रहे हैं, ये महिलाएं सिर पर मटका ले रखा है इन्होंने, और थाली और कटोरी है जिससे वो बजा रही हैं शायद, और ये फूल की थाली है। फूल एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है जिसमें तांबा कांसा सब मिक्स होता है, तो वो से बजा रही है। और ये घर देखिए, उनकी झोपड़ियां हैं कैसे है। तो ये सब चीजें जो है ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। और इनके साथ साथ हमारी संस्कृति, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, वह खत्म होती जा रही है। नहीं तो मुझे याद है, बचपन से मैं सुनता आया हूं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के गीत हैं हमारे यहाँ। कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पहुंचता है ना, तब से ही लोकगीत शुरू हो जाते हैं। उसके लिए एक अलग गीत होता है। बच्चा पैदा होता है तो एक अलग गीत होता है, बच्चे का अन्नप्राशन होगा तो अलग गीत होगा, बच्चा पढ़ने के लिए जाने जाएगा तब अलग गीत होगा। तो इस प्रकार से कुल 64 संस्कार हुआ करते थे, जो आजकल 4-5 संस्कारों में सिमट करके रह गया है। और उन 4-5 संस्कारों में भी कोई गीत नहीं गाया जाता, फिल्मी गीत लगा दिए जाते हैं, डेग बजा दिए जाते हैं, डीजे मंगा लिया जाता है। तो हमारी जो लोक संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो कवियत्री की चिंता जायज है, वो इन सब चीजों को बचाना चाहती है। तो हमने कविता की व्याख्या पढ़ ली है, समझ लिया है। आज हम काव्य सौंदर्य सौंदर्य संबंधित प्रश्नों का जिक्र करेंगे। यहाँ कविता का अंश भी है कि पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में जो इसमें विशेष है वो पढ़ेंगे। उसके बाद सौंदर्य संबंधी प्रश्न है, फिर किताब से संबंधित प्रश्न है, उनका हम जिक्र करेंगे। तो कहती कि अपनी बस्ती को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। भाषा में झारखंडीपन, यहाँ तक जो कहती है कवियत्री, वो सीधे सीधे जो अभी मैंने आपको बात बताई है कि बस्ती को बचाना चाहती हैं, ताकि शहर के वातावरण से वो बची रहें। और वो जब बची रहेंगी तो हमारे चेहरे पर, यानी संथाल के लोग, जो संथाल परगना के, उसकी माटी का रंग भी उनके चेहरे पर दिखेगा। और पूरी की पूरी बस्ती एक हंडिया में, यानी एक छोटी सी जगह में सिमट करके नहीं रहेगी। हंडिया यानी मटका जैसे कह सकते हैं। तो इसमें विशेष क्या है, कवियत्री में परिवेश को बचाने की तड़प मिलती है,
शहरी आबो हवा अपसंस्कृति का प्रतीक है। यानी शहरीकरण से वहां की संस्कृति अपसंस्कृति में परिवर्तित हो जाती है, यानी वो बदल जाती है, बिगड़ जाती है, उसका रूप कुरूप हो जाता है। नंगी होने के अनेक अर्थ हैं जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मकता है कविता के भाषा शब्दावली में। भाषा प्रवाहमयी है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। काव्यांश मुक्त छंद तथा तुकांत रहित है। यह काव्यांश, ये छंद है, छंद कर लेना, इसको बिंदी लग जाएगी छ के ऊपर यहाँ पर, तो छंद हो जाएगा यह इसमें। ये छंद हो गया है गलती से। तो तथा तुकांत रहित है, इसमें कोई तुक नहीं है, यानी इसमें कोई छंद भी नहीं है। दूसरा खंड है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो ये चीजें होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जैसे अक्खड़पन और जुझारूपन की जो बात कह रही है कवियत्री, यहाँ भोलापन भी है। अब आप कहोगे कि सर ये तो विरोधाभासी है, तो इसमें विरोधाभासी अलंकार भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर है। यहाँ लिखा भले नहीं लेकिन है इसमें। तो भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन, यानी जहां हमारे मनों में भोलापन है वो भी बचा रहे। बहुत भोले होते हैं आदिवासी लोग, लेकिन अक्खड़पन भी जहां कहीं आ जाता है तो अड़ भी जाते हैं। और जुझारूपन किसी काम को करने का उनके अंदर जो जज्बा होता है, जब उसमें लगते हैं तो उसको पूरा करके मानते हैं। अक्खड़पन आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि सपोज दैट हरियाणा में हम रह रहे हैं, हरियाणा के लोग हैं, जब आप उनसे बात करेंगे एकदम देसी लोग होंगे, तो वो आपको जो जवाब देंगे उसमें हरियाणवी टच होगा, उनके बात करने का वही एक अंदाज होगा अक्खड़पन वाला। तो वो आपको भले बुरा लगता हो, लेकिन ये उनकी संस्कृति है और वहां पर वही अच्छा लगेगा। क्षेत्रीयता के हिसाब से भाषा और शब्द वो अच्छे लगते हैं। जैसे आपने कभी जैमिनी हरियाणवी को सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के बूढ़े भी बिल्कुल अलग हैं, उनके जवाब बिल्कुल अलग होते हैं। तो किसी ने पूछा एक बूढ़े से कि ताऊ यो सड़क चल ले है के? तो वो बोलता है ना बेटा, ये तो घणे दिनाते यहीं पड़ी है, क्या है जो भी, मतलब अपने एक देहाती भाषा में, अपने लैंग्वेज में वो बात करता है। तो उसका एक अलग ही अंदाज है। अब आप कहोगे कि ये क्या जवाब हुआ? भाई सड़क चलने का मतलब कि इस पर लोग आते जाते हैं, ये जवाब होना चाहिए। लेकिन भाई उसका अपना एक तरीका है, उसके बोलने का, उसका अक्खड़पन जो है वो उसकी भाषा में दिखाई देता है, वही उसका अक्खड़पन है। वही उसका एक अपना तरीका है जो हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसे बचा के भी रखना पड़ेगा। खास बात यही है। तो कवियत्री यहाँ जो बचाने की बात कर रही है वो यही है। तो कवियत्री का संस्कृति प्रेम मुखर हुआ है, प्रतीकात्मकता है, भाषा प्रवाहमयी है, काव्यांश मुक्त छंद तथा तुकांत रहित है। ये देखिए सेम चीज यहाँ पर ये लगभग हर पंक्ति में रहेगी, ये आपको जोड़ लेना है। तीसरा है, और ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 3 अंकों का यह प्रश्न इस प्रकार से आता है, तो कभी आए तो आप इन चीजों का जरूर ख्याल रखें। तीसरा अंश है इसमें, काव्यांश है कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, इन सब को बचाना जरूरी है। इसमें विशेष क्या है कि कवियत्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है, प्रतीकात्मकता है, भाषा आडंबरहीन है, यानी भाषा में कोई आडंबर नहीं डाला उन्होंने, सीधे सीधे अपनी बात को साफ साफ कह दिया। देखिए, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, कुल्हाड़ी की धार, तीर का नुकीलापन, धनुष की डोरी, भीतर की आग, ये सारी की सारी बातें भले ही प्रतीकात्मक तौर पर कही गई हैं, लेकिन सीधे सीधे कह दी गई हैं। इनमें कोई भी मिलावटीपन नहीं है, कोई आडंबर या बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं की गई है। छोटे छोटे वाक्य प्राकृतिक बिंब को दर्शाते हैं। सीधी सी बात है, वे प्राकृतिक बिंब क्या है? मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहलहाट, ठीक है, ये पहाड़ों का मौन, ये प्राकृतिक बिंब है। छंद मुक्त एवं अतुकांत कविता, यहाँ पर भी बिंदी रह गई है। मिश्रित शब्दावली में सहज अभिव्यक्ति है, यानी मिली जुली भाषा है, यहाँ पर शब्दावली मिली जुली है। वजह वही है कि उन्होंने संथाली में इसको लिखा है, लेकिन इसका अनुवाद किया गया है हिंदी में, तो भाषा भी मिली जुली है।
चौथा काव्यांश है, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अब ये व्याख्या में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे घरों में पहले आंगन हुआ करता था। यानी घर ऐसे बनता था कि बीच में एक जगह खाली होती थी, और फिर उसके बाद होता था एक बरामदा, जो वो भी बंद होता था। उसके बाद जो दरवाजा निकलता था वह भी एक बरामदा होता था, लेकिन एक खुला बरामदा जिसे आप कह सकते हैं। जो बीच में बरामदा आता था उसे दालान बोला जाता था। दालान यानी जिसमें निकलने का एक रास्ता आंगन की तरफ यानी भीतर की तरफ, और एक रास्ता बाहर बरामदे की तरफ होता था, बाकी जगह से वो बंद होता था दालान। तो काफी लंबा चौड़ा होता था, उसे दालान बोलते थे। खास प्रयोजन में, खास कार्यक्रमों में घर की महिलाएं वहां बैठा करती थी। उसके बाद आता है बरामदा, जिसमें बाहर की तरफ खंबे होते हैं, यानी उससे बाहर का नजारा साफ देखा जा सकता है और बाहर से भीतर देखा जा सकता है। जबकि दालान में बाहर से भीतर नहीं देखा जा सकता, बाहर से भीतर से बाहर जरूर देखा जा सकता है दरवाजे के माध्यम से। तो वो बीच में एक ऐसी जगह होती थी, तो आंगन होता था अंदर साइड में, और उसी आंगन में जो अंदर के घर होते थे उनके दरवाजे खुलते थे। तो इस प्रकार से घर की नई नवेली बहुएं और जवान होती लड़कियां उस आंगन में अक्सर अपना समय व्यतीत करती थी, हंसती थी, खेलती थी। कई बार तो इतने बड़े आंगन होते थे कि उस आंगन में एक आध पेड़ भी होता था। तो मुझे भी याद है कि हमारा पुराना घर था, तो उसमें एक आंगन था और उसमें एक नीम का पेड़ था। सोचिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे पास पेड़ लगाने की कोई जगह नहीं, जबकि तब आंगन में भी पेड़ होता था, और आज दरवाजे पर भी इतनी जगह नहीं कि पेड़ लगाया जा सके। और घर घर इतने बंद, जहां से थोड़ा बहुत भी खुला होता है वहां भी जालियां लगा दी जाती हैं, ये सोच करके कि कोई भी बाहर से अंदर ना आ जाए। तो आज डर ज्यादा हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अब नहीं रही जिनको वो बचाने की बात करती है। इसमें विशेष है, आदिवासियों की जरूरत को विषय में बताया गया है। भाषा सहज व सरल है। हरि हरि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए, जब अब इसमें पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास में अंतर देखिए। अनुप्रास के कई प्रकार हैं। पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है, अंत्यानुप्रास है। तो यहाँ जो हरि हरि शब्द है, यानी जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थ परिवर्तन होते हुए यमक अलंकार में चला जाएगा। कोई शब्द दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, यानी पुनः उक्ति। पुनः जमा उक्ति, ये संधि में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ हरि हरि शब्द का दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। परंतु कोई वर्ण एक निश्चित क्रम में दो या दो से अधिक बार दोहराया जाए, जैसे अ की आवृत्ति है, क की आवृत्ति है, ब की, किसी भी वर्ण की, अगर दो या दो से अधिक बार एक निश्चित क्रम में आवृत्ति होती है, दोहरावपन होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जबकि कोई शब्द हर पंक्ति में अंत में आने लग जाए, शब्द कह लीजिए, शब्द तो नहीं कह सकते बल्कि उसको वर्ण ही कहें, जब कोई वर्ण अंत में, हर पंक्ति के अंत में आए कविता में, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे प्रकाश, सयास, बदहवास, इस तरीके से हर पंक्ति के अंत में आने लग जाए तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अंत्यानुप्रास, ये ध्यान रखना है आपको। मुट्ठी भर एकांत, थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त है, मुट्ठी भर, क्योंकि मुट्ठी में बहुत कम चीजें आती हैं। तो उसने देखिए कैसे प्रतीक भाषा का प्रयोग किया है कि मुट्ठी भर एकांत, यानी कम से कम थोड़ा सा एकांत जरूर होना चाहिए, जहां हम अगर दुखी हों या हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वहां जा करके उस एकांत में वो अपने आप को शांत कर सके। एकांत होना भी बहुत जरूरी है, शहरीकरण में एकांत नहीं मिलता। काव्यांश छंद मुक्त तथा आत्मकांत है। पांचवा काव्यांश देखिए कि और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। अब देखिए, अब भी हमारे पास
अब देखिए, कई बार नौजवान पीढ़ी कहती कि अब क्या, सारा तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, पुरानी पीढ़ी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो यह कहना अपनी अपने कार्यों से मुक्ति प्राप्त करने वाली बात हो गई है, या टालने वाली, ये टालू प्रवृत्ति भी इसे कहते हैं। लेकिन कवियत्री कहती कि अभी बहुत कुछ बचा है, अभी भी बहुत कुछ है जिसे आप बचा सकते हैं। तो क्यों ना जो बचा हुआ उसे ही बचा लिया जाए, जो नहीं बचा है हम उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि वो समाप्त हो चुका है। लेकिन जो बचा हुआ है कम से कम हम उसको बचाएं। जैसे जितने पेड़ पौधे लगे हम उनको न काटें, नए अगर नहीं लगा सकते तो कम से कम पुराने पेड़ों को न काटें। इसी तरीके से नदियां हैं जो सूख चुकी हैं, चलो हम उनको नहीं कर सकते जीवित रख सकते, तो जो बह रही हैं कम से कम उनको तो बचाएं, उनमें गंदगी ना डालें उसमें। आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग धार्मिक विश्वास की वजह से या दूसरे कारणों से हमारी नदियों को गंदा करते हैं। चिताएं जलाना, फूल मालाएं, घर की फोटो मूर्तियां ले जाकर के उसमें फेंक देना, हम अपनी ही संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। कोई और नहीं है इसको नष्ट करने वाला। कंपनियों का कचरा, नालों का कचरा जा रहा है, वो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं है। दूसरा भी कोई जिम्मेदार, मैं तो कहता हूं कि कुल मिला के हम स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा भी जिम्मेदार नहीं है। उन कंपनियां हम नहीं लगाई, हम ही काम कर रहे हैं, उसका पानी जा रहा है। नालों में जो पानी जा रहा है वो हमारे घरों से जा रहा है, उसका हम कोई इंतजाम नहीं कर रहे। इसके साथ साथ रही सही कसर हम लोग कर देते हैं कि हम दुनिया भर का कचरा जो है उसी में ले जाकर के डाल, अगर हमारा घर उसके किनारे फिर तो और पूछो मत, बड़ी छूट के साथ हम डालते हैं। हमने नदियों के घाटों को बहुत करीब से देखा है, घर का सारा मलमूत्र उसी नदी में जाता है, क्योंकि किनारे रह रहे हैं तो सीधे नाली में बहा देते हैं, और क्योंकि वो बहुत तेजी से बह जाता है तो किसी को पता भी नहीं चला कि हमने उसमें क्या बहाया, और वो सीधे नदी में। तो इसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा है जो हम खुद ऐसा कर रहे हैं। तो कवियत्री कहती कि अभी भी बहुत कुछ बचा है। थोड़ा सा विश्वास, शहरीकरण में विश्वास नहीं होता, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ है जिसे हम बचा सकते हैं। अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, ये सब कुछ हम बचा सकते हैं जितना बचा हुआ है। इसमें विशेष है कि कवित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, ये सीधी सी बात है। एक ये सकारात्मक दृष्टिकोण है कि जो कुछ बचा है कम से कम उसी को बचा ले। एक तो होता है कि अब हमारे पास क्या बचा है, नकारात्मक दृष्टिकोण। लेकिन यहाँ कहती है कि जो कुछ बचा हुआ है कम से कम उसी को बचा लें। आओ मिलकर बचाए में खुला आह्वान है। थोड़ा सा की आवृत्ति से भाव गांभीर्य आया है, मिश्रित शब्दावली है, भाषा में प्रवाह है, और काव्य छंदमुक्त और तुकांत रहित है। ये तीन चीजें आपको लगभग हर काव्यांश में मिलेंगी, जो आपको हमेशा याद रख लेनी है। अब काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न है, देखिए कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। दो चीजें इसमें पूछी गई है, भाव सौंदर्य स्पष्ट करें और दूसरा है शिल्प सौंदर्य। आपको बता दूं कि जो आप ऊपर पढ़ रहे थे यह विशेष, यह शिल्प सौंदर्य में आता है। अब यहाँ पर दोनों चीजों को अलग अलग करके, भाव सौंदर्य, एक होता है व्याख्या, एक होता है सरलार्थ, एक होता है भावार्थ। तीन चीजें होती हैं। व्याख्या में विस्तार से बताया जाता है किसी कविता के बारे में। सरलार्थ में सरल शब्दों में आपको समझाई जाती है कविता, तो सरलार्थ हो गया, यानी सरल अर्थ बता दिए जाए आपको, जो बहुत आसानी से समझ। ये इसके पीछे दो कारण है कि एक तो सरल अर्थ आपकी जैसे कक्षा 12वीं तक के बच्चों को ही बताया जाता है, ऊपर बड़ी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में सरलार्थ नहीं बताए जाते वहां पर, वहां उसके गूढ़ अर्थ बताए जाते हैं। दूसरा तीसरा आ गया इसमें भावार्थ, यानी कवि का भाव क्या है, जो यहाँ दिख रहा है क्या वही है या कुछ और है इसके पीछे, तो उसे हम भावार्थ कहते हैं। उसकी भावना क्या है और वो क्या कहना चाहती है, वह बात होती है जब हम उसे बताते हैं तो वह भावार्थ। भावार्थ ज्यादा बड़े नहीं होते, व्याख्या और सरलार्थ बड़े होते हैं थोड़े, लेकिन भावार्थ छोटे होते हैं। तो ये आपको परीक्षा में 3-3 नंबर का आता है, या 3 नंबर का भाव सौंदर्य पूछ लेगा, या 3 नंबर का शिल्प सौंदर्य पूछ लेगा। लेकिन कभी कभी
3 नंबर में दोनों चीज पूछ लेता है, जिसे हम काव्य सौंदर्य कहते हैं। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों होता है। तो जाहिर सी बात है, खासतौर से 12th में ऐसा पूछा जाता है कि दी गई काव्य पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य का मतलब 1.5 नंबर का भाव सौंदर्य और 1.5 नंबर का शिल्प सौंदर्य। तो इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अगर केवल एक चीज पूछता है तब भी 3 नंबर का होगा, दोनों पूछता है तब भी 3 नंबर का होगा। लेकिन अगर काव्य सौंदर्य पूछा और आपने केवल भाव सौंदर्य लिख दिया या केवल शिल्प सौंदर्य लिख दिया, तो आपको आधे नंबर यानी 1.5 नंबर ही मिलेंगे। इसका आपको ख्याल रखना है। तो इसका उत्तर देखिए, काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य क्या है कि इस काव्यांश में कवियत्री स्थानीय परिवेश को बाह्य प्रभाव से बचाना चाहती है। बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र में के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों को बुरी तरह से दोहन किया है। वो अपने संथाली लोक स्वभाव पर गर्व करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जिनकी खुदाई के लिए वहां के लोगों को हटा दिया जाता है। और परिणाम, उनकी उस जमीन को कब्जे में ले लिया जाता है और उनको तितर बितर कर दिया जाता है। और वहां से वो जब निकालते हैं खनिज पदार्थों को, तो वहां की सारी प्रकृति नष्ट हो जाती है। जहां देखे कोयले की खदानें हैं, बक्साइट की खदानें, अभ्रक की खदानें, तांबे की खदानें हैं। तो ये सारी जब जहां से निकाली जाती हैं, वहां का पूरा प्राकृतिक साधन संसाधन सब कुछ नष्ट हो जाता है। और जाहिर सी बात है, वहां के जो लोग हैं उनकी भी पूरी की पूरी दिनचर्या और उनकी पूरी संस्कृति नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर शिल्प सौंदर्य की बात कर रहा है, जो आपको पहले ही हम अ, विशेष में पढ़ा चुके हैं, वही चीजें हैं। देखिए, यहाँ क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मकता है। माटी का रंग लाक्षणिक प्रयोग है। लाक्षणिक यानी 3 प्रकार के हमारे जो अ, शब्द शक्तियां होती हैं कविता में। तो जिसमें से एक लाक्षणिक लक्षणा जिसे बोलते हैं। तो लाक्षणिक प्रयोग यानी लक्षणों के आधार पर जब बात की जाए, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। बात को सीधे सीधे कह दिया जाए ज्यों का त्यों, तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। और बात को थोड़ा घुमा फिरा करके कह दिया जाए जो आसानी से न समझ में आए, तो उसे हम कहते हैं, एक मिनट, ध्यान उतर गया मेरा। इसको मैं बता दूंगा आपको बाद में, मुझे दिमाग से उतर गई बात। तो 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर जो है लक्षणों का प्रयोग किया गया, इसलिए लाक्षणिकता प्रयोग है। यह सांस्कृतिक विशेषता का परिचय है। नंगी होना के कई अर्थ यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे मर्यादा छोड़ना, कपड़े कम पहनना, वनस्पति भूमिहीन होना। तो वनस्पति से हीन हो जाना भूमि का, ये नंगी होने वाली बात है। तो यहाँ पर कपड़े कम होने का तो मतलब नहीं, लेकिन मर्यादा छोड़ना और वनस्पति हीन हो जाना भूमि का, इसे नंगी होने की बात वो कह सकता है। उर्दू व लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग, और छंद मुक्त कविता है, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दूसरा है ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो यहाँ भाव सौंदर्य देखिए, इस काव्यांश में कवियत्री ने झारखंड प्रदेश की पहचान व प्राकृतिक परिवेश के विषय में बताया है। वह लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। वह पर्यावरण की स्वच्छता व निर्दोषता को बचाने के लिए प्रयासरत है। अब ये इसका जो काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य है, वह क्या है कि भीतर की आग मन की इच्छा व उत्साह का परिचायक है। भाषा सहज व सरल है। छोटे छोटे वाक्यांश पूरे बिंब को प्रकट करते हैं। बिंब मैंने आपको बताया हुआ है दूसरी कविताओं में, जैसे आंखें वे आंखें इत्यादि में, कि बिंब एक स्पर्श बिंब होता है, एक गतिशील बिंब होता है, एक दृश्य बिंब होता है, एक श्रव्य बिंब होता है। श्रव्य बिंब जिसको केवल सुना जा सके, दृश्य बिंब जिसको देखा जा सके, गतिशील बिंब जिसमें गति दिखाई दे, और स्पर्श बिंब जिसको छूने का एहसास हो। खड़ी बोली है, अतुकांत शैली है। तो इस प्रकार से ये हमारे कविता के काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, विशेष, ये सारे पूर्ण होते हैं। क्योंकि अब समय 4 मिनट ही रह गया है, तो पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्नों को हम आपको भेज देंगे। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर कर लेना। और अगर किसी को कहीं से भी कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
दोबारा पूछ सकते हैं, तिबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से यह कविता यहीं समाप्त होती है, इसके विशेष यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।